सोचो अगर आप घर पे बैठे हो और आपके पास कोई ऐसा मशीन लग जाए जिससे आप घर बैठे क्रिप्टो कॉइन्स कमा सकते हो। आपको कुछ भी ना करना पड़े और एक सिस्टम लगाते ही आपके घर पैसों की बारिश हो। आप भी कहोगे कि क्या बकवास बात करते हो, ऐसा थोड़ी होता है। पर जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक सिस्टम की जिसे हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहते हैं। आप घर पे बैठे हो और आपको ऑटोमेटिकली क्रिप्टो करेंसीज आते रहे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं क्यूरियस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें लेटेस्ट फाइनेंशियल ट्रेंड्स को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास जारी है। तो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। 2009 में सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति, जिसकी पहचान आज भी गुप्त है, उसने बिटकॉइन के रूप में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की। और आज दुनिया भर में बिटकॉइन, यूथेरियम, डोजेकॉइन और न जाने ऐसी कितनी क्रिप्टोज लॉन्च हुई है, जिसे अल्टरनेट सोर्स और रिप्लेसमेंट ऑफ मनी की फॉर्म में देखा जा रहा है। और उसी के चलते क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रही है। 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब उसकी प्राइस $0 इतनी थी, पर आज की डेट में रिसेंटली बिटकॉइन ने $60,000 इतना हाई बनाया है। ये तो हो गया अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग क्या है। क्रिप्टो माइनिंग यानी क्रिप्टोस को कमाना, यानी क्रिप्टोस को अर्न करना। पर जब भी हमारे दिमाग में माइनिंग शब्द आता है तो आइदर हमारे दिमाग में ये थॉट आता है या फिर हमारे दिमाग में केजीएफ के रॉकी भाई आते हैं। तो क्या क्रिप्टोस को कमाने के लिए हमें भी जेसीबी या फिर रॉकी भाई की तरह हथौड़ा लेकर जाना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिप्टो माइनिंग का एक प्रोसेस होता है जिससे क्रिप्टोस के ट्रांजैक्शन को एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है और उसी नेटवर्क को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये ब्लॉकचेन एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम घर बैठे क्रिप्टोस कमा सकते हैं। ब्लॉकचेन इज नथिंग बट ए डेटाबेस, जिसमें हम ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये ब्लॉकचेन एग्जिस्टिंग डेटाबेस लाइक क्लाउड और गूगल से कैसा अलग है। आज की डेट में हम इंटरनेट पर जो भी काम करते हैं, चाहे अमेजोन से कोई पार्सल मंगवाना हो या चाहे कोई पेमेंट का ट्रांजेक्शन करना हो या किसी फ्रेंड को फेसबुक पर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना हो, ये सारा डेटा हमारा अमेजॉन, फेसबुक, इन कंपनियों के पास स्टोर रहता है। हम गूगल पे जब भी कोई ऑप्शन सर्च करते हैं तो उसकी तुरंत रिलेवेंट एडवर्टाइजमेंट हमें यूट्यूब या इंस्टा पे दिखना शुरू हो जाती है। मतलब हमारे सारे डेटा पर आज किसी ना किसी ने कब्जा करके रखा है और एक सेंट्रलाइज एजेंसीज के पास हमारा सारा डेटा होने के कारण वो चाहे उस फॉर्म में उसे यूज कर सकता है। और करंट डेटाबेस की इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए आया है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन यह एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें आपका डेटा किसी एक जगह पर या किसी एक फॉर्म में स्टोर नहीं रहेगा। आपका डेटा डिसेंट्रलाइज्ड वे में एक नेटवर्क की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस पर किसी एक व्यक्ति का हक न रहते हुए उस चेन में अवेलेबल हर एक ब्लॉक उस डेटा को वेरीफाई करता है। ब्लॉकचेन में बेसिकली नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक चेन बनाकर एक नेटवर्क बनाते हैं और इसलिए हम उसे ब्लॉकचेन भी कहते हैं। एक ब्लॉक में बेसिकली दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। सबसे पहला जो डेटा जो आपको सेव करना है और दूसरा हैश। पर आप सोच रहे होंगे कि डेटा तो ठीक है, पर ये आखिर हैश क्या होता है। जैसा कि हमने बताया, ब्लॉक्स चेन बनाकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। जब हम किसी एक ब्लॉक में कोई डेटा एंटर करते हैं तो उस डेटा इनपुट को वो ब्लॉक एक स्पेसिफिक आउटपुट में कन्वर्ट करता है और उसे टेक्नोलॉजी की भाषा में क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। हर एक ब्लॉक में एक स्पेसिफिक इनपुट को एक स्पेसिफिक आउटपुट में कन्वर्ट करने की इसी प्रोसेस को हम हैश या हैशिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने एक ब्लॉक को किसी पेमेंट ट्रांसफर का इनपुट दिया कि रोहन ट्रांसफर 1 बिटकॉइन टू नयन, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक उस डेटा को स्टोर करके एक टिपिकल आउटपुट हैश फंक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरह से जनरेट करेगा। ब्लॉक्स में हर एक नए इनपुट्स के लिए हर एक नया हैश जनरेट होगा। यानी अगर मैं इनपुट चेंज करता हूँ कि रोहन ट्रांसफर 2 बिटकॉइन टू नयन, तो उस केस में उस ब्लॉक से निकलने वाला हैश भी चेंज होगा। और जैसे कि हमने बताया, एक ब्लॉक में दो चीजें सेव रहती है, डेटा एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। हर एक ब्लॉक के अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश सेव रहता है और ऐसे ही ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ एक चेन की फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। जब रोहन ने नयन को 1 बिटकॉइन का ट्रांसफर किया तो वो ट्रांजैक्शन सिस्टम में अवेलेबल हर एक ब्लॉक ने वैलिडेट किया, क्योंकि उन सबके पास सेम डेटा स्टोर था और उन सबके पास सेम हैश भी स्टोर था।
अब मान लो किसी एक्स व्यक्ति ने किसी एक ब्लॉक के अंदर डेटा को टेम्पर करने की कोशिश की, तो उसके हिसाब से उस ब्लॉक का हैश फंक्शन भी चेंज होगा और चेन में अवेलेबल बाकी के ब्लॉक्स उस हैश फंक्शन को वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जो प्रीवियस हैश सेव था वो टेम्पर किए हुए हैश के साथ मैच नहीं करेगा। और किसी भी तरह अगर डेटा चेंज करना ही है तो नेटवर्क में अवेलेबल 50% से ज़्यादा ब्लॉक्स का डेटा चेंज करना पड़ेगा और एक ब्लॉक का डेटा चेंज करने के लिए मिनिमम आपको 10 मिनट लगेंगे और उस चेन के नेटवर्क में ना जाने ऐसे कितने ब्लॉक्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से डाटा सिक्योरिटी के मामले में ब्लॉकचेन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से कई आगे निकल चुका है और बिटकॉइन के सिक्योर ट्रांजैक्शन करने से चालू हुई ये टेक्नोलॉजी आगे ना जाने और कितने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगी। पर ये तो हो गई ब्लॉकचेन की बात। पर आप कहोगे कि आखिर इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्रिप्टो करेंसी कैसे अर्न यानी कैसे माइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अवेलेबल ईच ब्लॉक ये किसी डेटा को या हमारे एग्जांपल में किसी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है। जब रोहन ने नयन को एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया तब उस ब्लॉकचेन में अवेलेबल ईच ब्लॉक ने उस ट्रांजैक्शन को, जिसे हम टेक्नोलॉजी की भाषा में लेजर भी कहा जाता है, उससे वैलिडेट किया। यानी ब्लॉकचेन में अवेलेबल ईच ब्लॉक ने हमें यह प्रमाण दिया कि एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन रोहन और नयन के बीच हुई है और इसी प्रमाण को कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। ब्लॉकचेन में अवेलेबल हर एक ब्लॉक ये किसी मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर का हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ब्लॉकचेन में 10 ब्लॉक है तो हो सकता है कोई एक ब्लॉक वाले व्यक्ति ने अपने मोबाइल से मुंबई में बैठकर उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया हो और किसी दूसरे व्यक्ति ने दिल्ली में बैठकर अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया हो। और ना जाने ऐसे कितने ब्लॉक्स उस डेटा को वेरीफाई करेंगे। पर आखिर कोई क्यों खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर लगा के किसी डेटा को या किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा? क्या सही में कोई इतना मूर्ख है जो किसी और की डेटा को वेरीफाई करने के लिए अपना लैपटॉप और कंप्यूटर पे खर्चा करेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। इस सारे डेटा को या ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए उसके बदले में उसको कुछ अवार्ड्स मिलते हैं और वो अवार्ड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टोज और इसी पूरी कंसेप्ट को हम क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। अगर आप बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हो तो आपको बिटकॉइन माइनिंग की फॉर्म में मिलेंगे और अगर आप यूथेरियम की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हो तो आपको यूथेरियम माइनिंग की फॉर्म में मिलेंगे। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लॉन्च किया तो उसकी सप्लाई लिमिटेड रखी। आज पूरी दुनिया में मात्र 21 मिलियन बिटकॉइन है और उनमें से 19 मिलियन बिटकॉइन की माइनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है और बचे हुए 2 मिलियन बिटकॉइंस को माइन करने के लिए लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत आज कितनी है ये हर कोई जानता है। कोई घर बैठे अपने कंप्यूटर पर बिटकॉइन को माइन कर रहा है तो कई लोगों ने माइनिंग के लिए करोड़ों रुपए के माइनिंग सिस्टम भी लगाए हैं, जिसे माइनिंग फार्म्स भी कहा जाता है। जब बिटकॉइन लॉन्च हुई तो आप अपने मोबाइल पर भी बिटकॉइन को माइन कर सकते थे, पर जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा इस प्रोसेस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया गया। आज आप मोबाइल तो क्या, अगर अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप पर भी ये प्रोसेस करते हो तो कुछ ही देर में आपका सिस्टम मात्र एक पापड़ बन के रह जाएगा। इसलिए माइनर्स हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले स्पेशल सिस्टम को इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपको सीजी माइनर, इजी माइनर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने पड़ेंगे और उसको एक पब्लिक एड्रेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी ओपन माइनिंग पूल है उसको आप ज्वाइन करके क्रिप्टो माइनिंग का पार्ट बन सकते हैं। क्रिप्टो माइनिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए आजकल हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले ग्राफिक्स कार्ड को भी यूज किया जा रहा है। अगर आप भी क्रिप्टो माइनिंग के बारे में सोच रहे हो तो उसके पीछे लगने वाले सिस्टम की कॉस्ट और सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आपको कंसिडर करनी चाहिए। और ये सब छोड़कर अगर आप माइनिंग से कुछ कमा सकते हो तो आपको क्रिप्टो माइनिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लोग करोड़ों रुपए के माइनिंग फार्म्स लगाकर क्रिप्टोस को माइन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर क्रिप्टोस की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई भी डेटा को या कोई भी ट्रांजैक्शन को सिक्योरली वैलिडेट कर सकते हैं। और इसी वैलिडेशन की प्रोसेस में जो सिस्टम यूज होता है उसे हम माइनिंग कहते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि आखिर कैसे हम भी क्रिप्टो माइनिंग का पार्ट बन सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग को आसान भाषा में समझाने का और आम लोगों तक पहुंचाने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड जय हिंद।